डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास ढूंढ रहे हो और डर लग रहा है कैसे करेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं है? अरे सुपर इजी, सही जगह आए हो। यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर सकते हो, ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट बल्कि सॉल्यूशंस भी हम साथ साथ कर रहे होंगे एक एक स्टेप, ताकि एग्जाम में जाके ना आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाए। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें ना हमने बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स कर लिए, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, सब हम कर चुके हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर चुके हैं। लेकिन आज ये टॉपिक करने वाले हैं, आपको लग रहा होगा ना कितना बड़ा टॉपिक है, हायर ऑर्डर, लीनियर, सुपर सुपर इजी है, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। इसकी प्लेलिस्ट नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी टॉपिक बाद में जाके इजीली कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, कौन सा? दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। अरे नहीं, सुपर इजी है, ध्यान से समझो। इस टाइप की इक्वेशंस जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में होता है ना, आपको पेपर जब आता है, दैट इज क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे नहीं लिखा होता ये एग्जैक्ट से क्वेश्चन आ रहा है, वेरिएबल सेपरेबल से आ रहा है या इस टॉपिक से आ रहा है। सबसे पहला काम पेपर में जाके रिकॉग्नाइज ही करना होता है कि ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के किस टॉपिक से आया। डिफरेंशियल इक्वेशन एक अपने आप में बड़ी टर्म है, उसमें मिनी मिनी चैप्टर्स होते हैं, तो आपको वहां जाके रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि ये वाला क्वेश्चन कहां से आया है, कौन से मिनी चैप्टर से आया है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं हम हर क्लास में, हर मिनी चैप्टर जो भी स्टार्ट किया है। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, इसमें क्या खास बात है, ध्यान से देखो, इसमें ऑर्डर बड़े बड़े हैं। अभी तक हमने सिर्फ dy by dx के साथ डील किया, d2y, d3y, d4y कुछ नहीं किया, पर आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, d3y, d2y, d4y भी मिलेगा। तो जब आपको ऐसे हायर ऑर्डर दिखने लगे, अलर्ट हो जाओ, शायद इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ये हायर ऑर्डर वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगला ध्यान जाना चाहिए, इनके कोफिशिएंट्स देखो, इन हायर ऑर्डर वालों के साथ सारे नंबर्स हैं, इन हायर ऑर्डर वालों के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इन हायर ऑर्डर वालों के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, कोई एक्स वाई नहीं है, इनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। इसके साथ भी एक नंबर है, इसके साथ भी नंबर है। अच्छा ठीक है, ये कांस्टेंट भी है, हायर ऑर्डर भी है, कांस्टेंट भी है। एक चीज और, कहीं भी आपको dy by dx की होल पावर नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, y स्क्वायर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं पे भी ऐसी पावर नहीं मिल रही। ठीक है, दूसरा y कभी भी dy by dx के साथ मल्टीप्लाई होता नहीं दिखेगा। दो चीजें ध्यान से, ऑर्डर को तो पता लग गया कि हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। दूसरी तीसरी चीज, यहाँ पे कहीं पे भी dy by dx की पावर नहीं है। देखो ये d2y है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर तो नहीं है, इसकी कोई पावर तो नहीं है। अगर ऐसा मिले और dy by dx के साथ y नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये लीनियर है। इसका मतलब ये लीनियर है कि dy by dx, d2y by dx, इनकी कोई पावर नहीं है। क्या है? कोई पावर नहीं है। और y dy by dx के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये लीनियर भी है। ये तीन कंडीशन मिलते ही ये इस टॉपिक का क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले ध्यान किस पे जाना चाहिए? हायर ऑर्डर पे। अच्छा d3y है, d4y है, d2y है, ये हायर ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। फिर फटाफट से कोफिशिएंट चेक कर लो, इसके साथ क्या है? 2 है, 7 है, 7 है, कोई एक्स वाई वाला कुछ नहीं है। अच्छा ये कांस्टेंट भी है। एक बार चेक कर लो कहीं पावर तो नहीं किसी चीज की, किसी चीज की पावर नहीं है, कोई y dy by dx नहीं हो रहा। ये किसका क्वेश्चन है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। मेरे साथ साथ बोलो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हायर ऑर्डर की कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। ये आज का टॉपिक है, बताओ, सुपर इजी टॉपिक आज का क्या है? दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हायर ऑर्डर मिलने वाले हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स मिलने वाले हैं।
आज हम ये पढ़ने वाले हैं सुपर सुपर इजी। इसकी फर्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्लास आपकी एंड क्लास तक काम आ रही होगी। जो आज हमने सीखा है ये हम लास्ट क्लास तक यही वाले सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। ये हर क्वेश्चन में चीज काम आने वाली है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपको लग सकता है ये क्लास लेंथी तो नहीं है यार, इतना टाइम लगेगा। नहीं, मैंने हर एक क्वेश्चन का अच्छे से सोल्यूशन करवाना है एज बिल्कुल एक एक। ये नहीं कि ये स्टेप्स तो आपको आते होंगे, नहीं, मुझे पता है कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, उस गैप के कारण हमें डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, बट ये सुपर सुपर इजी है। अगर आपको सॉल्विंग आती है, कुछ सिंपल स्टेप्स हम करेंगे आगे आके आपको समझ आएगा, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना, वो सॉल्विंग खुद कर लेना और अगले क्वेश्चन पे आ जाना। बट अगर आपको सॉल्विंग अच्छे से नहीं आती, मेरे साथ साथ सॉल्विंग करना। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आप पेपर में बहुत इजीली कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इजी चैप्टर है। अब ध्यान से बात समझना। हमें पता लग गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। कईयों में राइट हैंड साइड 0 होता है, लेकिन कईयों में राइट हैंड साइड कुछ वैल्यूज होती हैं। वो sin x हो सकता है, e⁻x हो सकता है, cos x हो सकता है। यहाँ पे इनके मल्टीप्लाई में चीजें हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 वाले, कुछ क्वेश्चन जिसमें राइट हैंड साइड में कुछ है। इनको सॉल्व करने के वेज अलग हैं। यही पूरा चैप्टर है, हम यही सीख रहे होंगे कि अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर यहाँ पे x है तो कैसे, sin x है तो कैसे, e⁻x है तो कैसे। यही पूरा चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसके सेकंड पार्ट पे जाके आगे कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लो, या आपको पार्ट्स काउंट नहीं करने पड़ेंगे, इतने पार्ट्स हैं, आप इजीली कर लोगे, मजा आने लगेगा क्वेश्चंस करने में अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट भी अच्छे से समझ लिया। जल्दी से आ जाओ, अब ये पढ़ेंगे हम। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ सॉल्यूशंस करना। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ जल्दी से। ऐसे नहीं, हम साथ साथ क्वेश्चंस कर पाएंगे। डरो नहीं कि मैम आज तो फर्स्ट क्लास है, हम कर लेंगे साथ में। अरे बिल्कुल, जल्दी से, डोंट वरी, नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व करना है, कोई दिक्कत है, नोट करें, कर लेते हैं। सुपर इजी। 2d3y dx3। कहीं नहीं लिखा ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन की कहां से आया है, एग्जैक्ट से आया है या सिंपल है, कहां से आया है। मेरे को दिख रहा है, हमें समझ आ रहा है कि इसमें हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कोई y dy/dx मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैंने अभी पूरी लाइन बोली, हर बार मैं बोलूंगी, हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है। हम हर क्लास में अब यही बोल रहे होंगे, पूरी लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये वो कौन सा क्वेश्चन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन मिल गया। अगला ध्यान जाना चाहिए कि राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। अब जब भी यहां से क्वेश्चन आए चैप्टर से, अगला क्वेश्चन आपका अपने आप से होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में क्या है, दैट इज 0। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। x है, उससे आपके सॉल्यूशन पे डिफरेंस पड़ेगा, sin x है, cos x, सबसे डिफरेंस पड़ता है। तो ध्यान जाना चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 है। आज हम क्वेश्चन 0 वाले करेंगे। हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब में कुछ ना कुछ नया है। आपको तीनों के तीनों सीखने हैं, आपकी आने वाली क्लासेस सुपर इजी हो जाएंगे आपके लिए। अब ये 0 है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से, जैसे ही पता लगा ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, d3y वाले को हम पुट करेंगे कैपिटल D3y, d2y वाले को हम पुट करेंगे d2y। ये चीज ध्यान रखना। और सिंपल dy/dx को क्या पुट करेंगे, dy। जैसे ही पता लगा कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है, ये रहा 2, दिस इज d3 -7 d2 +7d -2। सब में y आना था, y मैंने बाहर लिख लिया, इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने कहा था ना d3y/d3y होता है, तो यहाँ पे d3y आना था, पर वो y सब में आना था, तो मैंने y बाहर कॉमन लिख दिया। आगे आ जाओ, इसके बाद लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सुपर इजी, ध्यान से समझना।
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि जो अंदर लिखा है उसको इज इक्वल्स टू 0 कर दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है कि जो आपने अंदर लिखा है उसको इज इक्वल्स टू 0 कर दो। दैट्स इट। ये समझ आया? इसी यही स्लाइड पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सुपर इजी है। ये क्या है? सबसे पहले d3y dx3, इनको कैपिटल D में कन्वर्ट करो, डेरिवेटिव्स को कैपिटल D से दिखाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ये y वाला ने 0 करना, जो ये अंदर बना है इसको इज इक्वल्स टू 0 करो। अब इसे सॉल्व करना है। जिन्हें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने आती है फटाफट से कर लो, जिन्हें नहीं आती अब ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हिट एंड ट्रायल। डी को वैल्यूज डाल डाल के देखते हैं कि किस पे ये 0 बन जाए। आप कहोगे मैम कितनी वैल्यूज डालें? अरे नहीं, एक दो वैल्यूज में देखो। यहाँ पे हम क्या डाल के देखते हैं? पहले डी को 1 डाल के देखते हैं। क्या डाल के देखते हैं? डी को 1 डाल देते हैं। ध्यान से देखना, अब हम इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं। पुट डी इज इक्वल्स टू 1। क्या बनेगा? 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 2। क्या 0 बन रहा है? 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 2, 2 माइनस 7 5, 7 माइनस 2 5 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो या D4 D5 आगे आपको समझ आएगा, हमें क्यूबिक वाली इजीली सॉल्व करनी नहीं आती, हम स्क्वायर वाली जल्दी कर लेते हैं। जिसमें स्क्वायर में चीजें हो ना वो हम जल्दी कर लेते हैं, क्यूबिक वाली नहीं आती। तो हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी वैल्यू, पहले हम 1 डाल के देखते हैं, नहीं होता तो -1, नहीं होता तो 2, फिर -2, 3, -3। इन 6 में से कोई ना कोई ऐसी होती है जिसपे ये 0 बन जाए। हम d की ऐसी वैल्यू डाल के देखते हैं यहाँ पे ताकि उससे आंसर 0 आ जाए। 1 डाल के देखो नहीं आया तो -1 डाल के देखो, नहीं आया तो 2 डाल के देखो। मैंने सबसे पहले 1 डाला, जैसे ही 1 डाला ये 0 बन गया, मतलब D1 मेरा पास हो गया। अब और कुछ चेक नहीं करना। सबसे पहले d की वैल्यू, ये d क्यूब है ना तो 3d की वैल्यू मिलेगी। 3 है ना यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर, तो 3d की वैल्यू मिलेगी। पहली d की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं या वैल्यू पुट करके देखो किसके लिए 0 हो रहा है। उसके बाद इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। अब हम बाकी d की वैल्यूज निकालेंगे। अब इनके दैट इज यहाँ पे कोफिशिएंट नोट करो, क्या है? 2 है। अगला कोफिशिएंट क्या है? -7। अगला क्या है? 7। नेक्स्ट क्या है? -2। अगर आपने इसे सॉल्व करना है, एक तो आपने हिट एंड ट्रायल से ढूंढा, दूसरा आप किससे ढूंढोगे? सिंथेटिक डिवीजन से। जितने कोफिशिएंट्स हैं आप यहाँ पे नोट कर लो। पहले d³ का, d² का, d का और कांस्टेंट विद साइंस। और जिसके लिए ये 0 बन रहा था वो यहाँ नोट कर लो। जिसके लिए ये 0 बन रहा था, 1 डालने पे 0 बन रहा था ना, वो यहाँ नोट कर लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। ध्यान से समझना, मेरे साथ साथ करना। पहले वाला सेम नोट कर लो नोटबुक पे, जल्दी से करो। पहले वाला सेम नोट कर लो, कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये रहा आंसर। क्या आएगा? -5। देखो, जो पहले वाला सेम नोट करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, वो आगे वैल्यू आएगी -5। यहाँ वैल्यू क्या आएगी? इस -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -5। यहाँ क्या आएगा? 2। आगे वैल्यू कैसे आएगी? इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 2। आंसर क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे आएगा 0। एंड में 0 ही आना चाहिए, तभी आपकी सिंथेटिक डिवीजन ठीक हुई है। एंड में 0 ही आना चाहिए। जब भी D3 वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है ऐसे ही होगी। पहले वैल्यू डाल के देखो किसके लिए 0 बन रहा है, फिर सारे कोफिशिएंट्स नोट करो और जिसके लिए 0 बना था वो यहाँ नोट करो। फर्स्ट वाला सेम, 2 1 जा 2, यहाँ आया -7 + 2 -5, -5 + 7 2। आपने अगली वैल्यू कैसे निकालनी है? ध्यान से, अगली वैल्यू की डाउट नहीं होना चाहिए। पहली सेम नोट की, अगली के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। यहाँ अगली क्या आएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एंड में 0 आंसर बनता है। मैं इनको ऐड कर रही हूँ, -7 + 2 -5, 7 + -5 दैट विल बी 2 हो जाएगा। हम लिखेंगे ना ऐसे, इनको ऐड ही कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी 7 + -5, वो 7 - 5 क्या होगा? 2 ही होगा। समझ आया? अगर एंड में 0 है आपने सही सोल्यूशन किया है। बस अब ये हम नोट करेंगे। पहले वाला d² का कोफिशिएंट होता है, दूसरे वाला d का होता है, +2 = 0। पहले वाला d² का, दूसरे वाला d का, ये कांस्टेंट = 0। इससे हुआ क्या?
क्यूबिक वाली स्क्वायर में चेंज होगी, क्यूबिक वाली जो मेरी इक्वेशन थी वो स्क्वायर में चेंज होगी, इससे ये हुआ है। एक कम हो गया, पहले d3 से डील करना था, अब d स्क्वायर से करेंगे। अब सिंपल स्प्लिटिंग लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट और लास्ट देखते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, 2 × 2 4 होता है ना, मल्टीप्लाई करके 4 आए, ये वाला साइन देखो प्लस, और उन्हें प्लस करके क्या है, दैट इज 5 आए, मल्टीप्लाई करके 4 आए, प्लस करके 5 आए, 4 1 जा 4, 4 + 1 5, 4 और 1 ऐसे नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 4 आता है लेकिन प्लस करके 5। ऐसे सेम नंबर ढूंढने होते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करो तो 5, 4 × 1, तो ये बनेगा 2d² - 4d + 1d + 2 = 0। माइनस अंदर ले जाओ, 2d² - 4d - 1d + 2 = 0। d यहां से 2d कॉमन लो, दैट विल बी d - 2, -1 कॉमन लो, d - 2 = 0। ये ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तभी आपकी स्प्लिटिंग ठीक हो रही है। d² आ जाए मतलब आप स्प्लिटिंग से क्वेश्चन अब सॉल्व करोगे। तो कैसे करते हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए। मैंने इनमें से 2d कॉमन लिया क्योंकि 2d दिख रहा है, आ सकता है। अब ये d - 2 आ गया, मुझे यहाँ भी d - 2 चाहिए अंदर, तो मैंने -1 बाहर लिया ताकि ये प्लस बन जाए, ये माइनस अंदर d - 2 बन जाए। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो क्या होता है, साइन अंदर चेंज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया ताकि ये d - 2 बन जाए। क्या बन जाए, d - 2। अब यहाँ से 2d - 1 1 बनेगा और d - 2 1 हमने ब्रैकेट वाला क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, क्या बचा 2d - 1, तो ये 2d - 1 d - 2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को एक एक बार 0 करो, तो एक की d की वैल्यू क्या आएगी 1/2, एक d की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 2, एक d की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 2। अगर इसको 0 करेंगे तो 1/2, इसको 0 करेंगे दैट विल बी 2। टोटल d की वैल्यूज कितनी आ गई, देखो टोटल d की वैल्यूज कितनी आ गई, एक हमारे पास पहले आ चुकी है 1, दैट इज 1/2 एंड 2, ये हमारे पास d की दैट इज वैल्यूज आई है 3। d क्यूब में थी ना, हमारा जो स्टैंडर्ड था d क्यूब में था ना, ऐसे d की वैल्यूज निकाली जाती हैं। हर क्वेश्चन में, मैं आज भी बोल रही हूँ, मैं एंड वाला पार्ट करवा रही हूँ इस चैप्टर का, वहां पे भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन और ये सॉल्विंग कर रहे होंगे, इसके बिना काम नहीं चलता। क्लियर है चीज, समझ आई पक्का। चलें आगे, जैसे ही ये 3 मिल गए बस अब तो सोल्यूशन लिखना, ये चीज क्लियर होगी। चलें आगे, चलो भाई हमारे पास 3d की वैल्यूज आई हैं, दैट इज 1, 1/2 एंड 2। सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से, y = 2, पहले लिखते हैं c1 e की पावर, ये क्या वैल्यू है 1x, क्या लिखेंगे 1x। आगे देखो c2e, ये तो आना ही आना है, c2e भी आना ही आना है। अगला क्या है 1/2, सो 1/2x। अगला क्या है c3e, अब ये 2 है 2, दैट विल बी x। c1e आना ही आना है, जो यहाँ वैल्यू लिखी है वो लिखो साथ में x। c2e आना ही आना है, जो यहाँ वैल्यू लिखी है 1/2 साथ में x। c3e आना ही आना है, जो यहाँ वैल्यू लिखी है साथ में x। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है, तीनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, स्टार्टिंग सेम है, सॉल्यूशन अलग अलग आपको समझ आएंगे, कुछ नई चीजें हैं उसमें। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या था, इसमें तीनों आंसर डिफरेंट आए हैं। तीनों आंसर क्या है, डिफरेंट है। तीनों आंसर क्या है, रियल है, रियल नंबर आया 1 2 3। कहीं भी कोई ऐसा नहीं आया -√3, ऐसा कुछ नहीं आया, रूट के अंदर माइनस वाली कोई चीज नहीं आई है, यहाँ पे रियल नंबर आए हैं। सारे आंसर्स डिफरेंट है। अभी आप अगले क्वेश्चन में देखोगे सेम सेम भी आ रहे होंगे, फिर क्या करेंगे, आगे आप क्वेश्चन में देखोगे सेम सेम आंसर भी आ रहे होंगे, फिर क्या करोगे। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, जब क्वेश्चन सोल्व किया सारे आंसर डिफरेंट आए और ऐसे उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। रियल है, सारे आंसर डिफरेंट है, ऐसे सॉल्यूशन लिखा जाता है। c1e पहले वाला साथ x, c2e दूसरे वाला साथ x, c3e थर्ड वाला साथ में x।
क्लियर है चीज, ये हमारा हो गया। यहाँ पे देखो यही मैंने चीज लिखी हुई थी कि अगर रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, अगर सारे रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, मान लो m1 m2, तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, c1e पहले वाला सोल्यूशन साथ में x, c2e दूसरे वाला सोल्यूशन साथ में x, c1e पहले वाला सोल्यूशन साथ में x, c2e दूसरे वाला सोल्यूशन साथ में x, दैट्स इट। अभी इन टाइप के सोल्यूशन भी करवाऊंगी, 3 टाइप के ही सोल्यूशन होते हैं, तीनों क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस हो जाएगा। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट, ये समझ आया। आगे सोल्यूशंस अलग अलग होंगे, आंसर चेंज होगा, स्टेप सेम है, मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे सोल्यूशंस अलग अलग होंगे, उनके आंसर्स में फर्क पड़ेगा, सोल्यूशन फाइनल लिखने में फर्क पड़ेगा, पर स्टेप सेम रहेंगे। हम इक्वेशन देखेंगे या ऐसी फॉर्म बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्विंग करेंगे, जो डी के आंसर्स आएंगे फाइनल, उससे इफेक्ट पड़ेगा फाइनल आंसर पे। लेकिन ये सारे स्टेप्स बाकी इक्वेशंस में सेम रहने वाले हैं, चाहे वो आज की क्लास हो चाहे कमिंग क्लासेस हो इस चैप्टर के। क्लियर है, चलें आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से आ जाओ, अगर आपका भी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है नहीं कंप्लीट कर पाए, कर लो पहले, फिर मेरे साथ सेकंड पे आना। क्या कह रहा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d4y बाय dx4 माइनस d3y बाय dx क्यूब माइनस 9 d2y बाय dx स्क्वायर 11 dy बाय dx माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फटाफट क्या करेंगे, पहले जहां जहां पहले क्वेश्चन की रेकग्नाइजेशन, सॉरी कैसे करेंगे, हायर ऑर्डर है 4 3, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं बिल्कुल 9 11, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1, सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हैं, ये हायर ऑर्डर के हैं 4 3, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, किसी के साथ y मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, हायर ऑर्डर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। अब फटाफट से पुट करते हैं, ये बनेगा d4 माइनस डी क्यूब 9d स्क्वायर माइनस 11d, बाहर y कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट नहीं सॉरी कॉमन, हमने जहां जहां डेरिवेटिव होता है उसको कैपिटल D पुट करना होता है, ये d4 है तो कैपिटल D4, ये d3 है तो कैपिटल D3, ये माइनस 9d स्क्वायर है, d2 है तो d स्क्वायर, 11d माइनस 4 भी आएगा, और यहाँ पे बाहर y कॉमन इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, आप क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो डी वाली इक्वेशन होती है उसे हम क्या कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0, जो डी वाली इक्वेशन होती है उसको क्या कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से ये तो d4 वाली आ गई और उसमें d3 d2 ऐसे सारा चल रहा है, अब कैसे सॉल्व करें, फिर से वही, पहले हिट एंड ट्रायल और फिर सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन एक पावर कम कर देती है, हमारी हेल्प करती है क्या करने में, एक पावर कम करने में, तो सिंथेटिक डिवीजन से हम पहले d3 पे जाएंगे और फिर d2 पे, सुपर इजी डोंट वरी, हम एक एक चीज डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएं, पुट करते हैं, d को क्या करेंगे 1, तो यहाँ पे चाहे क्यूबिक हो मतलब 3 सबसे बड़ी पावर हो या 4 सबसे बड़ी पावर हो, 4 3 ऐसे चल रहा है, तो आपको हिट एंड ट्रायल सिंथेटिक्स का ही उसी की हेल्प से काम करना है। पुट d इज इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 4, ये 0 नहीं बन रहा, ये आप देखो आंसर 0 नहीं बन रहा। d को क्या डालें, -1, d को क्या डालें, -1 ही बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 11 माइनस 4, यहाँ -1 डालूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, यहाँ -1 डालूंगी ओड पावर है माइनस ही रहेगा, बाहर एक माइनस था इसलिए प्लस बन गया, यहाँ -1 डालूंगी बाहर एक माइनस था वो प्लस बन जाएगा, ओड पावर है उसको माइनस ही रहने देगा, -1 का क्यूब क्या होगा, दैट विल बी -1, बाहर एक माइनस ऑलरेडी था इसलिए प्लस बन गया, यहाँ पे माइनस का कोई असर नहीं होगा, स्क्वायर है, यहाँ असर होगा, +11 हो गया। अब देखते हैं, +1 ही बनेगा, 2 माइनस 9 और 11 माइनस 4 हो रहा है, 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 7, क्या आएगा -7 + 7, क्या बन गया 0, मतलब d-1 हमारे लिए एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है। हम पहले 1 डालते हैं, अगर उससे 0 नहीं आ रहा फिर -1 डालते हैं, हमने -1 डाला, ये 0 आ रहा है।
क्लियर है चीज। अब ये तो हमें समझ आ गया। अब क्या करें, अब सिंथेटिक डिवीजन, एक वैल्यू मिलते ही हम सिंथेटिक डिवीजन पे चले जाते हैं। कोफिशिएंट्स नोट करो, 1 -1 -9 -11 -4। इसका 1 साइन कंसीडर करने हैं, -1 -9 -11 -4। अब फर्स्ट वाला सेम, -1 into 1 that will be -1। ये क्या बन जाएगा, -2। -1 अगली वैल्यू कैसे मिलेगी, पहली वाली तो सेम नोट करते हैं हमेशा, फर्स्ट वाली सेम नोट करो। अगली कैसे मिलेगी, 1 into -1 -1, आंसर क्या है -2। अगली वैल्यू कैसे मिलेगी, -1 into -2 that will be 2, ये बनेगा -7। यहां कैसी वैल्यू मिलेगी, -7 into -1 that will be 7। 11 और 7 कितना आएगा, -4। अगली वैल्यू कैसे मिलेगी, -4 into -1। अगली वैल्यू कैसे मिलेगी, -4 into -1 that will be 4। फाइनल आंसर 0। हमारी सिंथेटिक डिवीजन ठीक है, हमेशा फाइनल आंसर में आपको 0 मिलने वाला है। मिल गया। अब यहाँ पे ये D4 वाली इक्वेशन थी, ये D4 वाली इक्वेशन थी, तो ये किसका कोफिशिएंट बनेगा, D³ का। एक कम पावर वाले का कोफिशिएंट होता है। अगर ये D4 वाले के कोफिशिएंट थे तो जब सिंथेटिक डिवीजन के बाद हम लिखेंगे ये D³ का कोफिशिएंट होगा, -2D² -7D आगे -4 = 0। ये D³ ये D², ये D और ये कांस्टेंट, ये D³ ये D², ये दैट इज D और ये कांस्टेंट, ये बन गई। सिंथेटिक डिवीजन क्या करता है, सिंथेटिक डिवीजन एक पावर कम कर देता है। पहले 4 पावर वाले के लिए हमें काम करना था, अब हम 3 पावर के लिए काम करेंगे। फिर से सेम काम करने वाले हैं, पहले हिट एंड ट्रायल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। D को क्या डालेंगे, D³ को भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है सिंथेटिक डिवीजन से। D को क्या डाला, 1 -2 -7 -4, ये बनेगा -1 और ये बनेगा -7 -4 -11, ये 0 नहीं आया। अब D को क्या डालूंगी, -1 डालेंगे, -1 -2 +7 -4, जहां जहां D था मैंने -1 डाल दिया, ये बना -3 +3, ये 0 बन गया। मतलब D -1 भी एक हमारे लिए वैल्यू है। एंड में मुझे 4 D की वैल्यूज मिलेंगी, एंड में मुझे 4 D की वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि ये 4 है हाईएस्ट पावर। तो जो फाइनल आंसर D का होगा उसमें 4 वैल्यूज मिलेंगी। एक तो ये वाली D -1, दूसरी D -1 ये मिली, इन्होंने 0 कराने में हेल्प किया ना, तो एक D -1 ये उठाएंगे, एक D -1 ये उठाएंगे, एंड में भी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। अभी सिंथेटिक डिवीजन बाकी है। जैसे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। ये D³ वाली थी, अब जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन किया, पहले उसे सिंथेटिक डिवीजन लगाई और अब पहले हमने हिट एंड ट्रायल किया, अब सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे हैं। कोफिशिएंट्स देखो, 1 -2 -7 -4, ये 1 -2 -7 -4। यहां क्या लिखा है, D किसने 0 किया, इसको -1 ने। लो जी, अब मेरे से पहले करो, पहले वाला हमेशा सेम नोट करते हैं। लो जी, अब आगे क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 into -1 आंसर क्या आएगा, -3 into -1 दैट विल बी 3, आंसर क्या आएगा, -4 into -1, एक सेकंड रुकिए, -4 into -1 दैट विल बी 4, वो यहाँ आएगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0। अगर फाइनल आंसर 0 होता है इसका मतलब हमारी सिंथेटिक डिवीजन क्या है, बिल्कुल सही है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये D³ वाली सॉल्व कर रहे थे ना, सिंथेटिक डिवीजन में कोफिशिएंट्स किसके आए हैं, D³ वाले के ना, एक का पावर कम हो जाती है, ये बनेगा D² -3D -4 = 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई और अब क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक की स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं। एक बार हमने सॉल्विंग सीख ली, चैप्टर सुपर डुपर इजी, बस एक बार ये सॉल्विंग आनी चाहिए। D4 वाले से डर लगा, पहले मैं उसे D3 पे लाई, पहले हिट एंड ट्रायल किया, सिंथेटिक डिवीजन की, D3 पे ले आई। फिर D3 वाला भी नहीं आता स्प्लिटिंग से, तो मुझे तो क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला आता है, ये स्क्वायर वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मुझे D3 वाला भी नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर हिट एंड ट्रायल, फिर सिंथेटिक डिवीजन। ये हिट एंड ट्रायल सिंथेटिक डिवीजन एक पावर कम कर देता है। पहले इसने 4 से 3 करके दी,
मैंने फिर से हिट 10 ट्रायल, फिर से सिंथेटिक डिवीजन कर ली, तो फिर इसने 3 से क्या कर दी, 2 कर दी। ये मेरा फाइनल बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व। चलो भाई क्या बना, लास्ट में बना d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4, वही हम नोट कर रहे हैं, क्या बना d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए 4, है ना, 4 इंटू 1 4, और माइनस करके क्या बनना चाहिए 3, माइनस करके ये सेंटर वाली वैल्यू बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 बने, माइनस करके 3 बने, दैट इज 4 1 जा 4 एंड 4 माइनस 1 3, है ना, मल्टीप्लाई करके 4 बने, माइनस करके 3 बने, तो वही कर रहे हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस डी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 1d नहीं लिखते ना, सिंपल d लिखते हैं, अंदर माइनस साइन जाएगा, माइनस 4d प्लस डी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से d कॉमन निकालते हैं, d कॉमन निकाला d माइनस 4। अब मुझे यहाँ पे भी d माइनस 4 चाहिए अगली ब्रैकेट में, ऑलरेडी d माइनस 4 लिखा है, 1 लिख लो बाहर कॉमन में, d माइनस 4 आ जाएगा, ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे d माइनस 4 बन रहा था, अंदर यहाँ पे भी d माइनस 4 की ब्रैकेट चाहिए, पर d माइनस 4 ऑलरेडी लिखा है, तो बाहर हम क्या लिख देंगे 1 इंटू डी माइनस 4, डी माइनस 4 क्या आएगा बाहर आएगा, अंदर क्या बनेगा d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये d माइनस 4 क्या बाहर कॉमन में आ जाएगा और d प्लस 1 अंदर बचेगा। d की वैल्यू क्या बनी, दिस इज 4 एंड माइनस 1, d की वैल्यू क्या बनी 4 एंड माइनस 1, इसको 0 करोगे d 4 मिलेगा, इसको 0 करोगे माइनस 1 मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, एक एक हमें d की वैल्यू दे देता है, d 4 d माइनस 1। पहले भी d की वैल्यूज निकल चुकी है, पहले भी d की वैल्यूज निकल चुकी हैं, किस किस पे 0 हो रहा था वो सारी कंसीडर करते हैं हम, एक माइनस 1 यहाँ पे 0 हो रहा था, एक यहाँ पे माइनस 1 पे 0 हो रहा था, तो d की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 यहाँ, दैट इज 4। ये 4 d की वैल्यूज आई हैं, ये 4 हमारे पास d की वैल्यूज आई हैं। d 4 था स्टार्टिंग वाली, देखो जब हमने कुछ नहीं स्प्लिटिंग कुछ नहीं किया था, d 4 था, तो हमें एंड में भी 4 ही वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ d 4 है हाईएस्ट पावर, तो एंड में भी d की 4 वैल्यूज मिलेंगी। अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने क्या करा था कि जितना आंसर है, ध्यान से, जितने आंसर्स हैं y इज इक्वल्स टू, आंसर कैसे लिखते हैं, c1 e रेज टू पावर पहले वाला, c2 e रेज टू माइनस 1x नहीं लिखना होता, 1 जहां होता ना हटा देते ऐसे, e माइनस x, फिर c3 तीसरे वाला माइनस x प्लस c4 फोर्थ वाला। अभी तक यही सीखा था कि पहला आंसर c1e तो आएगा माइनस इसके साथ x, c2e तो आएगा इसके साथ x, c3e तो आएगा इसके साथ x, c4e रेज टू पावर 4x। अब क्या हुआ, ये सारे तो परेशान हो गए, C1 कहता मेरे पास भी सेम है, C2 कहता मेरे पास भी सेम है, C3 कहता मेरे साथ भी सेम है। हम किसी मैरिज में जाएं, सबने सेम ड्रेसेस पहन ले, वो परेशान हो जाएंगे, क्या लग रहे हैं, सबने सेम ड्रेसेस, 3 लोगों ने सेम ड्रेसेस पहनी, यूनिफॉर्म लगने लगेगी, है ना, मतलब एक जैसी ड्रेसेस नहीं पहन सकते, अजीब लगेगा। ऐसे यहाँ पे C1 के पास, C2 के पास, C3 के पास सेम चीजें नहीं हो सकती, फिर क्या करेंगे, इनको थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या डिफरेंट, इनको कोई तो डिफरेंस मिलना चाहिए ना। हमने कहा C1 पहले खड़ा है, कुछ नहीं देते, C2 खड़ा है, इसको x दे दो, C3 खड़ा है, इसको x स्क्वायर दे दो। अगर ऐसे सेम वाले हो, एक है उसको कुछ भी मत दो, सेकंड वाले को x दे दो, अगर थर्ड वाला भी है तो उसको x स्क्वायर दे दो, अगर फोर्थ वाला भी कोई सेम होता तो उसको x क्यूब दे देती। हम उन्हें डिफरेंस दिखाने के लिए एक x की पावर बांटना शुरू कर देते हैं। पहले वाला तो कुछ नहीं देते, चल तू तो लगी रहे, अगले वाले को डिफरेंस में दिखाना है, चलो एक x है, अब देखो इनमें डिफरेंस है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास x है, इनमें x स्क्वायर है, इनमें तीनों में डिफरेंस आ गया। अब ये सेम नहीं दिख रहे, इसके पास कोई x वाला नहीं है, इसके पास x है, फिर x स्क्वायर। अगर ऐसे सेम वाले आ जाएं तो पहले आप उनको ऐसे लिख लो, फिर उनमें डिफरेंस लाओ, एक को कुछ नहीं, अगले को x, एक को x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस x कॉमन है ना, तो क्या बनेगा c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर प्लस c4 e रेज़ टू पावर 4x। 4 ही था ना वैल्यू, हाँ जी 4 ही थी, दैट्स इट। यहाँ पे बिल्कुल सही, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपने 4 पावर वाले को सोल्व करना सीखा, और सेकंड चीज सीखी कि अगर आंसर ऐसे रिपीट होते हैं
कोई बात नहीं, आप उनमें डिफरेंशिएट कर दो, एक को x दे दो, अगले को x के दे दो, इसको कुछ नहीं दिया, इनको क्या निकाला कॉमन, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस x, जो रिपीट होता है उसको एक ही बार e रेज़ टू पावर माइनस x लिखा जाता है, पर वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक c1 आराम से, दूसरा c1 x के साथ, तीसरा c1 x स्क्वायर के साथ, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो अंदर 3 c ही आएंगे, पर एक खाली, एक x के साथ, एक x स्क्वायर के साथ। बताओ कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। यही यहाँ पर लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये टेबल मैंने पहले नहीं करवाया ताकि आप डर ना जाओ। अगर हमारे पास दो रूट सेम है, मान लो m1 m2 रूट है, दो सेम है बाकी अलग है, फिर क्या करेंगे, हम m1 के लिए c1 प्लस c2x लिखेंगे। अगर m1 m2 सेम है, m1 m2 सेम है, जैसे मान लो m1 भी -1 आया, जैसे अभी किया था, m2 भी -1 आया, दो रूट अगर सेम है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे, e रेज़ टू पावर m1x अंदर, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, c1 c2 तो आएगा, 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट में 2 कांस्टेंट होंगे, c1 c2, लेकिन डिफरेंस c1 खाली, c2 के पास x, c1 खाली, c2 के पास x, बाकी सेम चलेंगे, c3 e रेज़ टू पावर m3x, जो डिफरेंट है c4 e रेज़ टू पावर 4x, ये किसी के साथ रिपीट नहीं हो रही है, सिंपल चलेंगे, दैट इज c3 e रेज़ टू पावर m3x, c4 e रेज़ टू पावर m4x, m3 m4 क्या है, जो आपकी वैल्यूज आती है, -1 1 2, जो आपकी वैल्यूज आ रही होती है वो अलग रूट्स है। जैसे यहाँ पे -1 तो रिपीट हो रहा था, यहाँ पे -1 रिपीट हो रहा था, लेकिन 4 तो अलग ही रूट था, है ना, तो डिफरेंट वालों को तो आराम से c4 अगला कांस्टेंट दिया, मैंने वैल्यू लिखी, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं इनको ऐसे आंसर मिलेगा। क्लियर है चीज, डोंट वरी, ये ऐसी ही जैसे मैं सॉल्यूशंस कर रही हूँ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे इसी क्लास के साथ मिलेगी, डोंट वरी, परेशान ना हो, पर कोशिश करो क्लास में मेरे साथ साथ सोल्व करो, तभी आपको पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ हम कर सकते हैं। जब हम खुद हाथ से क्वेश्चन करते हैं ना, आप कहोगे पेपर में मेरे से क्वेश्चन खुद हो रहे थे, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कैसे हो जा रहे, पर हो रहे थे, ये होता है, ठीक है। जिसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ फटाफट से कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो सुपर डुपर इजी है, पहले फटाफट से कंप्लीट कर लो, उसमें भी कुछ नया है, मैंने सब एक ही क्लास में आज कवर कर दिया। अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो कैसे काम करना है, जल्दी से कर लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से समझना। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डायरेक्ट ही लिख दिया डी की फॉर्म में, यहाँ dy/dx कुछ नहीं है, जब डी की फॉर्म में लिख दिया हमें पता लग गया ये ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, d2 d3 नहीं है, कुछ नहीं चेक करना कि क्या है, हायर ऑर्डर है, कुछ नहीं, हमें पता लग गया डी ही सीधा पुट करके दे दिया, अरे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर से ही आया है क्वेश्चन, उन्होंने डायरेक्ट ही पुट करके दे दिया, d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं डायरेक्ट, क्या होगी, d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। डरो मत, आप कहोगे मैम इसमें भी d4 है, सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ेगी, अरे नहीं, इसमें एक अच्छी बात हुई, d4 है और साथ में d स्क्वायर भी आ गया, d क्यूब नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अगर d4 d क्यूब ऐसे चल रहा हो ना, d4 हो d क्यूब हो d स्क्वायर हो, फिर करनी पड़ती है सिंथेटिक डिवीजन, अगर सिर्फ d4 d स्क्वायर हो यहाँ काम इजीली हो जाता है, यहाँ सिंथेटिक डिवीजन नहीं करनी पड़ती, वो रीजन क्या है अभी मैं बताती हूँ। अगर d क्यूब होता ना तो सिंथेटिक डिवीजन करनी पड़ती, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे d स्क्वायर को t, क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर को टी, तो दैट विल बी टी स्क्वायर, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर को टी पुट कर रही हूँ ना, मैं इसको लिख सकती हूँ ना डी स्क्वायर का स्क्वायर, d4 को लिख सकती हूँ ना डी स्क्वायर का स्क्वायर, ये 5d स्क्वायर ऑलरेडी था, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर d4 और d स्क्वायर हो, सिर्फ d क्यूब ना हो, तो हम d स्क्वायर को t डाल सकते हैं, अब d4 को लिख सकते हैं ना डी स्क्वायर का स्क्वायर, 4 ही बनेगा, ये क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर क्यूब नहीं है, अगर यहाँ क्यूब नहीं है तो पुटिंग से काम हो जाता है, d4 से स्टार्ट कर रहा है, क्यूब नहीं है, सिर्फ d4 d स्क्वायर है, बिना सिंथेटिक डिवीजन के काम हो जाएगा, कैसे, d स्क्वायर को t डालना, अगर मैं d स्क्वायर को t डाल रही हूँ, पहले मैं इसको d स्क्वायर वाली फॉर्म बना लूं, ये तो d स्क्वायर है पर यहाँ पे आपको d स्क्वायर नहीं दिख रहा अभी, तो मैंने पहले इसको d स्क्वायर वाली फॉर्म में दिखाया कि ये d स्क्वायर का स्क्वायर ही है,
कि ये डी स्क्वायर का स्क्वायर ही तो 2 × 2 4 ही तो बनेगी पावर, लेकिन इसको डी स्क्वायर फॉर्म में लिखा ताकि मैं डी स्क्वायर की जगह क्या डाल पाऊं, टी डाल पाऊं। मैंने इस डी स्क्वायर की जगह टी डाला, ऊपर वाला स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर d 4 है और हमारे पास d स्क्वायर है तो आपको सिंथेटिक डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पुटिंग से भी काम कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ किया। अब सिंपल, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, टी स्क्वायर 5t प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब यहाँ पे जो 2 पावर हाईएस्ट होते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब स्प्लिटिंग। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है। मल्टीप्लाई करके 6 × 1 6 आना चाहिए। फिर ये वाला साइन देखते हैं, प्लस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आंसर। प्लस करके क्या आना चाहिए, बीच वाला आंसर, मतलब 5 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस करके 5, दैट विल बी 3 × 2 = 6 और 3 + 2 5। वो 3 और 2 ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो t² प्लस 3t प्लस 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब t², यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से t कॉमन ले लो, t + 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, t + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, सेम। तो मैंने यहाँ से t कॉमन ले सकते थे, ले लिया, अंदर t + 3 बना। यहाँ पे मुझे t + 3 बनाना है, t को अकेला होना चाहिए, 2 कॉमन ले लिया, t + 3 बन गया। जब आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी कैलकुलेशन ठीक हो, ये सेम ब्रैकेट्स बनती हैं। t + 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा t + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये t + 3 क्या ले लिया, बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, t + 2। अब एक एक करके 0 करेंगे तो t की वैल्यू -3, t की वैल्यू -2। आप खुश हो गए, बहुत जल्दी हो गया। एक सेकेंड, t था क्या, वापस डालो, t क्या था, d², मतलब d² की वैल्यू आई -3 और d² की वैल्यू आई -2। ये d² की वैल्यूज आएंगे। हमें d4 चाहिए ना, ध्यान से, मुझे d4 को सोल्व करना है। 4d की वैल्यूज मिलेंगी, ध्यान से, फाइनल में मुझे 4d की वैल्यूज मिलेगी। मैंने d4 सोल्व करा है, लेकिन यहाँ पे d³ नहीं था, d4 के पास सीधा d² था, तो पुटिंग से सॉल्विंग हो जाती है, सिंथेटिक डिवीजन नहीं करना पड़ा। पुटिंग से किया, t की वैल्यू आई, तो t की वैल्यू क्या थी, d², तो मैंने t की जगह क्या डाल दिया, d²। अब एक बात ध्यान से समझना, d² क्या है, -3। पहले -3 से खेलते हैं। स्क्वायर हो तो उधर क्या जाता है, रूट जाता है। स्क्वायर हो तो उधर क्या जाता है, रूट बनता है। तो ये उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। ध्यान से, बाहर प्लस माइनस आएगा। जब स्क्वायर उधर रूट बनता है, बाहर प्लस माइनस आएगा। अंदर नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती 3, और इस नेगेटिव के कारण ये आई लगेगा, जिसे आयोटा बोलते हैं। ध्यान से समझना, d² -3, d² उधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। जैसे प्लस उधर जाता है तो माइनस बन जाता है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। स्क्वायर जाता है तो क्या बनता है, रूट। अब जब रूट जाता है, बाहर प्लस माइनस लेके जाता है अपना, ये प्लस माइनस रूट लेके गया, लेकिन अंदर ये -3 पे रूट नहीं लग सकता, माइनस हमेशा अपना आई दे देता है। 3 इस माइनस का आई, दैट इज +-√3 आयोटा। ऐसे इसका करेंगे। d² की दूसरी वैल्यू क्या है, -2, तो d की वैल्यू क्या आएगी, +-√2 आयोटा। d की वैल्यू क्या आएगी, +-√2 आयोटा। ये d की वैल्यू +-√3 आयोटा, +-√2 आयोटा। ये देखो 4 वैल्यूज बन गई, 4 वैल्यूज है, प्लस वाली 1, माइनस वाली 2 वैल्यूज, d की प्लस वाली 3rd वैल्यू, d की माइनस वाली 4th वैल्यू। d की 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए थी, d4 वाला है, d की 4 वैल्यूज ही होनी चाहिए थी, d की पावर 4 वाला है, और 4 वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे हमारा d मिल गया, बस फाइनल सोल्यूशन लिखना है। बताओ कोई दिक्कत, सुपर इजी क्वेश्चन। अगर एक एक कंसेप्ट मेरे साथ समझ रहे हो और साथ साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, इजी है चैप्टर। ये d हो गया, अब सोल्यूशन लिखे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सोल्यूशन लिखते हैं। अगर आपके पास, ध्यान से पहले लिख लो फिर सोल्यूशन लिखते हैं। अगर आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो, अल्फा से डरनेगा नहीं, अल्फा से नहीं डरनेगा। आपका कुछ नेम है, मेरा कुछ नेम है ना, हमारा कुछ नाम है, ऐसी अल्फा भी किसी का नाम है, बीटा भी किसी का नाम है, तो मैथ्स में अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है।
अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का आंसर हो तो सॉल्यूशन लिखा जाता है, ध्यान से, e रेज टू पावर अल्फा एक्स। अगर आपके पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का आंसर हो, d की वैल्यू हो, तो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये आपके पास सॉल्यूशन होता है जब आपके पास, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जब आपके पास आयोटा आ जाए ना, ये आई आ जाए, ये रियल नंबर्स नहीं रहते। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो आपके पास पॉइंट वाले हैं, 1 2 3 है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे रियल नंबर्स हैं। लेकिन जहां पे ये आई आ जाए, ये इमेजिनरी है, तो ये इमेजिनरी रूट्स है। डी की वैल्यू जो आई है ना, ये इमेजिनरी रूट्स है। अगर ऐसा हो, सॉल्यूशन क्या होता है? e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अभी मैं लिखना सिखाऊंगी, अभी जो सॉल्यूशन है c1 cos बीटा प्लस c2 साइन बीटा एक्स। हमारे पास d की जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं दैट इज प्लस माइनस रूट 3 आयोटा प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। हमारे पास d की वैल्यूज क्या है, ये मैं नोट कर रही हूँ, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा और प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा और 0 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, है ना। एक होता है आयोटा वाला पार्ट और एक होता है बिना आयोटा का पार्ट। एक होता है आई के साथ वाला पार्ट, एक बिना आयोटा का पार्ट। मेरे पास सिर्फ क्या आया था? मेरे पास सिर्फ क्या आया था? सिर्फ आई वाला पार्ट आया था। मेरे पास आंसर ही ऐसा आया कि सिर्फ आई वाला पार्ट आया, तो फिर ये बिना आई वाला पार्ट हम इसे 0 लिख सकते हैं। 0 प्लस लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, आपका आंसर 3 है, मैं 0 प्लस 3 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आपका आंसर 5 है, मैं 0 प्लस 5 लिख दूं, सेम आंसर रहेगा। ऐसे ही चाहे मेरे पास आयोटा वाली चीज थी, पर मुझे तो बिना आयोटा और आयोटा दोनों चाहिए, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, 0 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा। अब फटाफट से सॉल्यूशन लिखते हैं। अल्फा की जगह क्या है, देखो यहाँ पे अल्फा की जगह 0 और यहाँ पे बीटा की जगह क्या है, रूट 3। अल्फा की जगह देखो क्या है, 0 प्लस माइनस आयोटा बी प्लस माइनस आयोटा बी, बीटा की जगह क्या है, रूट 3। यहाँ पे देखो अल्फा की जगह क्या है, 0, बीटा की जगह क्या है, रूट 2, बीटा की जगह क्या है, रूट 2। ये अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह रूट 2। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, पहले e रेज टू पावर अल्फा एक्स आता है 0x, e रेज टू पावर अल्फा एक्स आता है, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है अभी देखते हैं 0x, फिर आएगा c1 cos बीटा x मतलब रूट 3x, c2 साइन बीटा x, बीटा कितना है रूट 3x। सॉल्यूशन होगा देखो, e रेज टू पावर अल्फा एक्स, e रेज टू पावर 0x, c1 cos रूट 3x, c2 साइन रूट 3x। तो जब भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म होगी, ये सॉल्यूशन रहने वाला है। अभी तो इसके लिए लिखा है, इसके लिए भी लिखना है, प्लस दोनों के लिए लिखना है ना। अब इसके लिए लिखेंगे e रेज टू पावर 0x c1 cos, अब c1 लिख चुके हैं ना, कांस्टेंट c1 यूज कर चुके हैं ना, c1 c2 यूज कर चुके हैं, तो अब अगला c3 यूज कर लेते हैं। अगर एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो ये सोल्यूशन है, पर हमारे पास एक नहीं दो है, तो पहले मैंने इसके लिए सोल्यूशन लिखा, अब मैं इसके लिए लिखूंगी। अब मैं इसके लिए लिखूंगी तो सही, पर मेरे अल्फा बीटा चेंज है और c1 c2 ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब c3 c4 यूज करेंगे। कांस्टेंट अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, c1 c2 ऑलरेडी यूज हो गया, तो c3 cos रूट 2x प्लस c4 साइन रूट 2x। अब किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, इसलिए e रेज टू पावर 0x लिखने की जरूरत नहीं है। c1 cos रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x प्लस c3 cos रूट 2x प्लस c4 साइन रूट 2x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तीनों क्वेश्चन में आपने सॉल्विंग भी अच्छे से सीखी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और सॉल्यूशन निकालने भी अच्छे से सीखे कि अगर ऐसे डी आते हैं तो कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे। हमने सारे केसेस अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में 0 आता है राइट हैंड साइड में, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन किए ना, अगर राइट हैंड साइड में 0 आता है तो कैसे काम करना है हमने आज सीख लिया। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे कि राइट हैंड
हैंड साइड में क्या आ रहा है वो इफेक्ट करता है। क्या राइट हैंड साइड में आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कैसे सोल्यूशन करना है। ई रेज टू पावर एक्स आ रहा है तो कैसे करना है, साइन एक्स आ रहा है, कोस एक्स आ रहा है तो कैसे करना है, वो नेक्स्ट क्लासेस से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका थर्ड केस हमने ये डिस्कस कर लिया टेबल में। अगर इमेजिनरी रूट्स हैं, अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं और m क्या है हमारे पास, ये मैंने फॉर्म बता दिया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो ये सोल्यूशन रहेगा, ये मैंने वहां पे लिख दिया था। ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ आज फर्स्ट क्लास जो हमारी इसकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कि अब राइट हैंड साइड पे हमें जीरो नहीं मिलने वाला, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स मिलेगा, वहां कैसे डील करना है नेक्स्ट क्लास से हम वो शुरू करेंगे। जैसे ही खत्म हो जाएंगे कि साइन एक्स है कोस एक्स है तो कैसे करना है, ई रेज टू पावर एक्स कैसे करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे करना है, ये खत्म हो गए तो बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पूरे चैप्टर का रोड मैप बता दिया कि इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।